Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 15th May. So शुरू करें उससे पहले मैं आपको हमारे क्रैश कोर्स के बारे में बता देती हूँ. हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं एकदम फ्री क्रैश कोर्स एंड दैट वुड बी टारगेटिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2021. यहाँ कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जाएगा आपके सिलेबस को, डायनेमिक एंड स्टैटिक पोर्शंस दोनों को कवर किया जाएगा. फैकल्टीज़ यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, किसी ने कई बार मेंस दिया है तो किसी ने कई बार इंटरव्यू दिया है. इसके अलावा ये जो 3 महीने का क्रैश कोर्स है जो 17 मार्च से स्टार्ट हुआ है, ये 20 जून तक चलेगा. यहाँ पे आपको 5 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस और सीसैट भी इंक्लूडेड है. और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस क्रैश कोर्स यू कैन गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देयर यू विल फाइंड अ रजिस्ट्रेशन लिंक और इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के लिए. सो आगे बढ़ते हैं. एज यू ऑल नो दैट वी टेक करंट अफेयर्स इन MCQ फॉर्मेट्स सो दैट you are able to practice for prelims more and more. So first क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर्स. करेक्टली मैच्ड पेयर्स को यहाँ चूज करना है एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट कोविड वेरिएंट्स कि कौन सा कोविड वेरिएंट किस साइंटिफिक नेम से जाना जा रहा है. तो P2 इज ब्राजीलियन कोविड वेरिएंट, B1617 इज इंडियन कोविड वेरिएंट, B117 साउथ अफ्रीकन एंड B1351 इज यूके कोविड वेरिएंट. ऐसा कह रही है ये स्टेटमेंट्स. तो देखो पहली स्टेटमेंट सही है, P2 ब्राजीलियन वेरिएंट है. B1617 आप सभी को पता होगा, इसे इंडियन वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है. इस पर बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि हम इसे इंडियन वेरिएंट क्यों कह रहे हैं. जब हम कोरोना वायरस को चाइनीज़ वेरिएंट नहीं कह रहे तो हम इसको क्यों कह रहे हैं. बट ठीक है, हमको उसमें नहीं जाना है अभी, इसको ऐसे ही समझते हैं. B1617 इंडियन कोविड वेरिएंट है, B117 साउथ अफ्रीकन, B1351 यूके. ये देखो ये दोनों उल्टे हैं. 117 जो है यहाँ पे वो यूके वेरिएंट है और 1351 जो है वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ओनली 1 and 2, दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है, अब देखो ये न्यूज़ क्यों थी. ये न्यूज़ इसलिए आई क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों जो वैक्सीन हमारे इंडिया में लगाई जा रही हैं कोविड के अगेंस्ट, इनको कहा जा रहा है कि ये लेस इफेक्टिव हैं अगेंस्ट B161 स्ट्रेन. तो B1617 वाला जो स्ट्रेन जिसको इंडियन स्ट्रेन कहा जा रहा है उसके अगेंस्ट कम इफेक्टिव हैं ये दोनों वैक्सीन, ऐसा कहा है एक्सपर्ट्स ने. तो हियर यू कैन सी बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन while effective at generating an immune response against COVID coronavirus appear to generate only half as many antibodies against B1617 strain. तो जितना ये जो वैक्सीन है ये कोविड कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जनरेट करती हैं, उसका आधा ये इस स्ट्रेन के अगेंस्ट ही जनरेट कर पाती हैं. मतलब इस स्ट्रेन से लड़ने के लिए सिर्फ 50% एंटीबॉडीज यहाँ पे ये जनरेट कर पाएंगी. ओके, और ये कहा है किसने, ICMR की रिपोर्ट्स ने. ठीक है, अब इसमें हमारे लिए वेरिएंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देखिए अभी रिसेंटली इंडियन वेरिएंट जिसको B1617 कहा जा रहा है, ये वाला स्ट्रेन जो है, इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है WHO के द्वारा. तो देखो WHO ने अभी तक कुल मिला के 4 वेरिएंट्स को यहाँ पे दर्जा दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न का. ये चारों वेरिएंट कौन कौन से, एक तो B117 जो यूके का है, 1351 वाला जो साउथ अफ्रीका का है, P2 ब्राज़ील का और इंडियन वेरिएंट 1617 का. ठीक है, तो ये जो वेरिएंट्स है ये दोनों, ये सब क्या होते हैं वेरिएंट्स, पहले उसको समझते हैं. देखो जब भी कोई वायरस जो होता है, जब भी वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है, तो उसके रेप्लिकेशन में कई बार क्या होता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ अल्ट्रेशन आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं. और ऐसे चेंजेस के कारण जो नया कॉपी बनती है उसको वेरिएंट कहते हैं. ठीक है, नई कॉपी को मतलब जो ये सब हुआ ना इसे म्यूटेशन कहेंगे. और जो नया वेरिएंट बना, ये वेरिएंट ओरिजिनल वेरिएंट से, ओरिजिनल वायरस से कुछ अलग होगा. मतलब कि आप सभी को पता है कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है. अब जब वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, सपोज मान लो ये वायरस है, ओरिजिनल वायरस है, इसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, बहुत सारी कॉपीज बनी. ठीक है, इनमें से कुछ कॉपीज जो थी उसमें ये RNA में कुछ चेंजेस आ गए. ठीक है, एंड दीज आर नॉट नेचुरल, मतलब ये ऐसे नेचुरल चेंजेस ही होते हैं, ये कुछ अलग से कुछ नहीं है, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है. तो दीज आर द मिस्टेक्स वाइल रेप्लिकेटिंग. तो ये जब रेप्लिकेट होने में ऐसे कुछ अल्ट्रेशन आ जाते हैं तो इसको म्यूटेशन कहते हैं. और जिस भी वायरस में ऐसी म्यूटेशंस एक या एक से ज़्यादा बार होती है उसे वेरिएंट कहते हैं ओरिजिनल वायरस का. तो ये सब क्या है, वेरिएंट्स हैं. और इंडियन वेरिएंट और ब्राज़ीलियन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स को काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है अभी तक. ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मैं आपको बताना भूल गई. वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, तो WHO टैग दे रहा है कुछ वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के फॉर्म में. अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि जो भी वेरिएंट
कोविड वायरस का जो भी वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिशन दिखाता है, ज़्यादा डेंजरस है ओरिजिनल वायरस से, या फिर ज़्यादा उसके ऊपर ड्रग्स काम नहीं कर रहे, वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है उतनी, या फिर उनका जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है उस केस में वो ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में उसको इसका नाम दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया है। और इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल स्क्रूटिनी बढ़ेगी, लोग इसके बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे और लोगों को एक्चुअली ये पता चलेगा कि सिर्फ वैक्सीन लगाने से आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, आपको इसके बाद भी अलर्ट रहना है। ठीक है, वैक्सीन इज नॉट अ मैजिक पिल, यहाँ पे ये लोगों को संदेश देना है बेसिकली वेरिएंट ऑफ कंसर्न के थ्रू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डोंगरिया कोंड ट्राइब। देखो, ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, सो डोंगरिया कोंड ट्राइब है, इसके बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट इज इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ ओडिशा। पहला बोल रहा है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आता है उड़ीसा के, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड इज दे स्पीक कोई लैंग्वेज, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, बोथ 1 और 2। अब देखो, डोंगरिया कोंड ट्राइब बहुत फेमस ट्राइब है, ये है क्या एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है इसके बारे में ये देखते हैं। तो देखो, कोविड जो है ये इंटीरियर्स तक पहुंच गया है उड़ीसा के, और उड़ीसा की नियामगिरी हिल्स जो कि ट्राइबल हिल मानी जाती है, बहुत ही जो पुरानी ट्राइब है यहाँ पे डोंगरिया कोंड, ये यहाँ पे रहती है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उड़ीसा की नियामगिरी हिल में जो रहती है डोंगरिया कोंड, वहाँ तक ये कोविड पहुँच गया है। और इसको लेके जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, ऑफिशियल्स जो हैं वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, क्योंकि ये जो ट्राइब है ऑलरेडी काफ़ी वल्नरेबल है, पॉपुलेशन इनकी ऑलरेडी कम है, कल्चर इनका ऑलरेडी खतरे में है, माल न्यूट्रिशन काइंड ऑफ ट्राइब है ये, माल न्यूट्रिशन से लिप्त है ये, तो इसीलिए इनको इनका इम्यून सिस्टम भी कम ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा चिंता का विषय है ये। तो देखो, फर्स्ट केसेस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन हैज़ बिन रिपोर्टेड इन डोंगरिया कोंड ट्राइब सेटल्ड इन नियामगिरी हिल्स ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के नियामगिरी हिल्स में ये ट्राइब एग्जिस्ट करती है, और ये वन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। अब देखो, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता क्या है। हमारे देश में 700 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनमें से सिर्फ 75 ट्राइब्स जो हैं इन्हें पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का। अब ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं, ये ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है, किसी भी एरिया में, और इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होना, जैसे इकोनॉमी इनकी बहुत बैकवर्ड होना, अभी भी एग्रेरियन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, पॉपुलेशन बहुत कम होना, इस तरह की, या फिर स्क्रिप्ट ना होना लैंग्वेज की, ठीक है, कोई रिटन फॉर्म ना होना लैंग्वेज का, ये सब इनके ट्रेट्स हैं। ओके, तो इनके लिए अलग से प्रोविजन बनाए जाते हैं, और 1973 में देभार कमीशन, ठीक है, उसको याद रखना, देभार कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था कि प्राइमरीली वल्नरेबल ट्राइब्स बनानी चाहिए, फिर बाद में इसको पीवीटीजे नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो देभार कमीशन याद रखना है। अब ये जो ट्राइब है, ये फर्स्ट वेव तो यहाँ इधर तक नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन सेकेंड वेव यहाँ पहुँच गई है इस ट्राइब तक, एंड ये प्योर इम्यूनिटी के लिए फेमस है ये ट्राइब, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर लैक ऑफ नरिशमेंट पाया गया है, और इनका जो वे ऑफ लाइफ है इसमें माल न्यूट्रिशन बहुत पाया गया है, माल न्यूट्रिशन से लिप्त ट्राइब है, इसीलिए ये बहुत कंसर्न का विषय है। अब देखो, डोंगरिया कोंड ट्राइब जो है, डोंगरिया कोंड ट्राइब एथनिसिटी इसकी कौन सी है, देखो ये कोंड ट्राइब का पार्ट है जो कि मुंडा ग्रुप, देखो मुंडा ग्रुप जो है एक बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, उसी का एक छोटा एथनिसिटी है डोंगरिया कोंड। नियामगिरी हिल्स में मिलते हैं, जो उड़ीसा हिल्स पे मिलती है, उड़ीसा की हिल्स पे ये नियाम राजा को वर्शिप करते हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 8000 ओनली, जो 100 विलेजेस में फैली हुई है। डोंगार का मतलब होता है हिल, ठीक है, तो डोंगार का मतलब हिल होता है, उसी के ऊपर इनका नाम रखा गया है। कोई लैंग्वेज बोलते हैं, और इनकी इकोनॉमी जो है आज भी नियामगिरी फॉरेस्ट में जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। हॉर्टिकल्चर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी करते हैं ये। शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब आपको पता होगा आई थिंक, इसको अलग अलग देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं झूम कल्टीवेशन बोलते हैं इसको, कहीं मापला बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक जगह पे किसी भी ट्राइब ने, किसी भी कम्युनिटी ने एक जगह पे खेती करी, ठीक है, उसके बाद उसको अबेंडन कर दिया, उसके बाद उसको मतलब हार्वेस्टिंग करी, उसके बाद उसको साफ ना करके उसको जला दिया और फिर से उस पर करी, या फिर उसकी जगह दूसरी ज़मीन पे अब करने लगे, तो इस तरह से ये होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और माइनिंग डिस्प्यूट में ये जो ट्राइब है ये बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि यहाँ पे वेदांता ग्रुप अपनी माइनिंग करना चाह रहा था, लेकिन इनका जो हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा खतरे में था, तो इनका ये चीज़ जो थी बहुत डिस्प्यूटेड रही थी, कंट्रोवर्शियल रही थी डोंगरिया कोंड ट्राइब की।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर सेंटर, लो प्रेशर सेंटर होता है इसमें, और इन दिस क्लॉकवाइज विंड फ्लो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज विंड इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो, एक तो लो प्रेशर होता है सेंटर में तो ही साइक्लोन बनेगा, पहली चीज तो क्लियर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ना कि क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इसका आंसर तो देखो ए है, ओनली वन। अब देखो, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि साइक्लोन टोकैटी साइक्लोन टोकैटी जो है ये इसके बारे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये आज स्ट्राइक करेगा इंडिया में। तो साइक्लोन टोकैटो टू फॉर्म टुडे स्ट्रेंथन टू वेरी सिवियर ऑन May 17। तो 17 मई तक ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकता है, और माना जा रहा है कि गुजरात को स्ट्राइक करेगा और कुछ पाकिस्तान के हिस्सों को ये स्ट्राइक करेगा। अरेबियन सी में ये आया है। ठीक है, ये डिप्रेशन अरेबियन सी में बना है, जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर रूप ले सकता है 17 मई तक। तो ये पूरा इशू था। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। साइक्लोन टोकैटो जो है, ये देखो, ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या होता है, जो देखो आपको अर्थ के लैटिट्यूड्स के बारे में पता होगा। ये 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इन दोनों के बीच में जो भी जो साइक्लोन है वो आते हैं, उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में जो भी साइक्लोन आएंगे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे। अब ये होते क्या है बेसिकली, तो देखो, जब भी समर्स में या जब भी टेम्परेचर हाई होने के कारण वार्म विंड्स चलती हैं और वार्म विंड्स ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है, इस तरह से ऊपर उठने लगती हैं, तो जब वो अनस्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं, अनस्टेबल क्लाइमेट क्रिएट कर देती हैं, और एक ऐसा स्टॉर्म बन जाता है वार्म विंड्स का, तो उसे कहते हैं साइक्लोन। और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या खास बात है कि ये एक तो देखो इररेगुलर विंड मूवमेंट होता है, यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, लो प्रेशर सेंटर, हमेशा याद रखना साइक्लोन की जब भी बात करेंगे ना, तो उसका सेंटर कैसा होगा, लो प्रेशर सेंटर होगा। ठीक है, और आपको पता होगा लो प्रेशर से ही विंड्स जो है वो ऊपर उठती हैं। ठीक है, और हाई प्रेशर पे नीचे सबसाइड होती हैं। तो लो प्रेशर जहाँ पे भी होगा वहाँ से विंड्स ऊपर उठेंगी, और ये वार्म विंड्स जब ऊपर उठेंगी तो बहुत ज़्यादा स्वर्लिंग काइंड ऑफ एक्शन होगा, और इसी के कारण विंड्स का एक स्टॉर्म आएगा, जिसके कारण और ये जो विंड्स गोल घूमती हैं, ये किसके लिए घूमती हैं, किसके कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण गोल गोल घूमती हैं। ठीक है, तो लो प्रेशर सेंटर है, और उसके ऊपर जब विंड्स, वार्म विंड्स उठ रही हैं और सर्कुलर मूवमेंट में घूम रही हैं बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ साइक्लोन। ओके, और ये जो साइक्लोनिक विंड मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब क्या कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है, तो देखो, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एक तो ये साइक्लोन तब बनेगा जब इसकी विंड स्पीड एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी। दूसरी चीज, कंडीशंस क्या हैं, तो देखो, सी सरफेस जो है, ये लार्ज सी सरफेस जो है, उसका टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो, बेसिकली क्या होता है कि सी कोई भी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी जो कि गर्म वाटर बॉडी है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जिसका टेम्परेचर है, उसमें जो विंड्स हैं वो ऊपर उठती हैं, और ये विंड्स स्टॉर्म क्रिएट करती हैं, साइक्लोन क्रिएट करती है। और ये साइक्लोन को फ्यूल कौन करता है, जो ये वाटर बॉडी है, इसका मॉइस्चर। जब तक साइक्लोन को मॉइस्चर मिल रहा है तब तक साइक्लोन सीवियर होता जाएगा। जैसे ही साइक्लोन को मॉइस्चर मिलना बंद होगा, वो खत्म हो जाएगा, लैंडफॉल हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो लार्ज सी सरफेस जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंस हो, ठीक है, जो उसको सर्कुलर मोशन देगा, स्मॉल वेरिएशन हो वर्टिकल विंड स्पीड में, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर हो, ऑलरेडी लो प्रेशर पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। तो देखो, ये सी है, सी के ऊपर इस तरह से विंड्स उठ रही हैं, और यहाँ से फिर डाइवर्ज होंगी इस डायरेक्शन में। ओके, एक विंड होगी इस डायरेक्शन में, एक विंड इस डायरेक्शन में, और इस तरह से ये सर्कुलर मूवमेंट बनाएंगी। ओके, ठीक है। अब ये देखो, इसकी वर्किंग और एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी हम साइक्लोन की बात करते हैं तो देखो, सेंटर जो है, मेजर सेंटर लो प्रेशर रहता है, लेकिन उसमें एक बहुत ही पतला सा जो एरिया रहता है, सेंटर मोस्ट एरिया, उसमें हल्का सा हाई प्रेशर रहता है, जिसको आई कहते हैं। ये आई जो है ना, ये एकदम काम एरिया रहता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, कई बार क्या होता है, बहुत सारे एरियाज में आपने देखा होगा, पहले स्टॉर्म आया,
ठीक है, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, और फिर एक शांत मौसम हो गया, शांत क्लाइमेट हो गया। तो लोगों को लगता है कि स्टॉर्म चला गया, साइक्लोन चला गया, लेकिन वो उस टाइम पे आय गुजर रही होती है, उसकी साइक्लोन की आय उस टाइम पे उस एरिया से गुजर रही होती है, जो कि काम होती है ऑलरेडी, और फिर वापस से जो स्टॉर्म है वो आ जाता है। तो मतलब पहले ये वाला एरिया था स्टॉर्म का एरिया, के जो भी जिस एरिया को भी अफेक्ट किया है उसके ऊपर, उसके बाद आई तो काम हो गया वापस, और फिर ये वाला एरिया उसके ऊपर आ गया जिस भी एरिया को अफेक्ट किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ आप देख सकते हो, ये आई है सेंटर में, और ये जो आई वॉल है, आई वॉल सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलेंगी। ये जो एरिया है ये एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया होता है। ओके, और इस तरह से ये एकदम स्वेलिंग एक्शन बनाता है, और आउटफ्लो होता है क्लाउड शील्ड का, रेन बैंड होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं इसके आसपास। ओके, और इस तरह से विंड्स जो है, ये देखो ये लो प्रेशर है ना, तो यहाँ से ये विंड्स उठ के ये इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, ये यहाँ से उठ के इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, और क्योंकि सेंटर में बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा हाई प्रेशर है, इसीलिए यहाँ पे डिसेंड हो रही हैं विंड्स। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है पूरे ट्रॉपिकल साइक्लोन को। अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है अलग अलग जगह पे, कहीं इसको टाइफून कहा जाता है, कहीं विली विलीज कहा जाता है, कहीं साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है, कहीं इसको टॉर्नेडो कहा जाता है, सबका अलग अलग है। ठीक है, हुरिकेन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीपोर बील, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपोर बील के बारे में बताना है यहाँ पे। फर्स्ट इज इट इज अ रामसार वेटलैंड साइट, रामसार वेटलैंड साइट है, हाँ ये सही है। और सेकंड, लोकेटेड इन मेघालय, मेघालय में नहीं है ये, असम में है। ठीक है, तो असम के गुवाहाटी के पास पड़ता है दीपोर बील। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेटलैंड साइट है। तो ओनली वन इज करेक्ट यहाँ। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था, एक इन्वेजिव स्पीसीज है, एक टर्टल है, अमेरिकन टर्टल है। ठीक है, ये इस एरिया में पाया जा रहा है, और माना जा रहा है कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट की जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर जो लाइव्स है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यूएस स्लाइडर टर्टल पोज अ थ्रेट इन नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर जो बाकी एनिमल्स रहते हैं, बाकी वाइल्ड लाइफ रहती है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो कैसे, देखो एक तो ये जो भी स्पीशीज ऐसे बाहर से आते हैं और नेटिव स्पीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं या उनके लिए कंपटीशन क्रिएट करते हैं, उनको इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखो ये जो है ये अमेरिकन टर्टल है, बेसिकली मिसिसिपी रिवर के आसपास पाया जाता है ये। ठीक है, मैक्सिको में पाया जाता है, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट की जो 20 नॉर्थ ईस्ट की फ्रेश वाटर टर्टल्स और टॉर्टोइज हैं उनको, उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है ये टर्टल। ठीक है, और ये जो है मेनली पाया जा रहा है दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए दीपोर बील इज इन न्यूज़। ओके, तो दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जा रहा है, और ये देखो यहाँ पे ये यूएस का नेटिव है, नॉर्दर्न मैक्सिको में पाया जाता है, और ये टर्टल पॉपुलर पेट के फॉर्म में भी रहता है। पर इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें ये है कि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, और ये कुछ नहीं छोड़ता बाकी एनिमल्स, बाकी टर्टल्स के खाने के लिए किसी भी वाटर बॉडी में। ठीक है, तो इट लीव्स नथिंग फॉर नेटिव स्पीसीज टू ईट, तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो ये इस टर्टल के बारे में हमने पढ़ लिया, इसको रेड ईयर्ड टर्टल कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। अब दीपोर बील के बारे में बात कर लेते हैं। इस दीपोर बील में ही ये पाया जा रहा है, तो ये कहाँ है, ये असम में एग्जिस्ट करती है दीपोर बील, और ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, याद रखना कौन सा लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, परमानेंट है। ठीक है, और ये जो है पहले ब्रह्मपुत्र रिवर का एक चैनल हुआ करता था जो मेन रिवर के साउथ में पड़ता है, लेकिन अब जो है ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक बन गया है। वेटलैंड में इसको वेटलैंड साइट माना जाता है रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत। अब जो रामसार कन्वेंशन है, आई होप आप सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। 1971 में एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ हुआ था जिस रामसार में, रामसार कहाँ है, ईरान में, रामसार इज अ नेम ऑफ अ सिटी इन ईरान। ओके, तो यहाँ पे एक कन्वेंशन बना जिसमें वेटलैंड्स को लेकर, वेटलैंड के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को लेकर बात हुई थी। तो ये रामसार कन्वेंशन जो है 1971 का है, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1975 में, एंड इंडिया इज़ अ मेंबर टू दिस कन्वेंशन। और इंडिया की कई सारी साइट्स, कई सारे वेटलैंड्स जो हैं इस लिस्ट में आते हैं, और इस लिस्ट के अंतर्गत कोशिश की जाती है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन देने की इन साइट्स को। ठीक है, इंक्लूडिंग कि सॉवरेनिटी मेंटेन रहे किसी भी स्टेट के अंदर, जिस भी कंट्री के अंदर वो लेक है, कोई वो वेटलैंड है, उसकी सॉवरेनिटी मेंटेन रहे, उसके बाद भी उसको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, नेशनल प्रोटेक्शन ये सब मिलता रहे। ठीक है, तो इसके लिए ये काम करता है रामसार कन्वेंशन। तो 2002 में इस दीपोर बील जो असम में है, इसे इसमें इंक्लूड किया गया था।
ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है, ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। और फ्रेश वाटर फिश जो है यहाँ पे एक वाइटल प्रोटीन का काम करती है, और जो यहाँ आसपास कम्युनिटीज रहती हैं उनके लिए एक फूड सिक्योरिटी का काम हो जाता है फ्रेश वाटर फिश के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने दीपोर व्हील के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो ये स्कीम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको रॉडटेप भी कहते हैं। इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट हैज़ रिप्लेस्ड द करंट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इस स्कीम को रिप्लेस किया इसने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को, और ये फुल्ली WTO कंप्लाइंट स्कीम है, मतलब WTO के प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करती हुई ये स्कीम है। रॉडटेप जो है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये स्कीम पूरी तरह से WTO कंप्लाइंट है। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, बोथ 1 और 2। अब ये पूरा क्या इशू है ये समझते हैं, ठीक है। तो देखो रॉडटेप ये जो है ये स्कीम है, ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो एक्सपोर्ट रिफंड रेट्स हैं ये मई एंड तक बताएंगे। तो देखो ये पूरी स्कीम क्या है इसके बारे में आपको बताती हूँ मैं। देखो आपको पता है GST आया, ठीक है। जब GST आया तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे उनको वेव ऑफ कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है। उसके बदले में सिर्फ एक GST लाया गया। लेकिन आज भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भरती हैं, ठीक है, अपने गुड्स पे। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनका कोई इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलता। जैसे GST में क्या होता है कि आपने टैक्स भर दिया, लेकिन आपने टैक्स भरा उसके फिनिश्ड गुड पे, उससे पहले रॉ मटेरियल के ऊपर भी टैक्स भरा गया था, उससे पहले भी टैक्स भरा गया था उसी चीज़ बनाने के लिए। तो क्या हो गया, कैस्केडिंग हो गई टैक्सेस की। तो इसको रोकने के लिए इनपुट क्रेडिट की स्कीम स्टार्ट की गई थी कि अगर आपने डबल से वो टैक्स भरा है तो आपको वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या होता है, कई बार ये स्कीम जो GST का इनपुट क्रेडिट है वो अप्लाई नहीं करता। तो इस केस में क्या होता है, इंडस्ट्रीज को बार बार सेम चीज़ के लिए टैक्सेस भरने पड़ते हैं, ओवरलैपिंग कैस्केडिंग होती है टैक्सेस की। तो ये तो एक नुकसान का सौदा हो गया ना। इसको बोलते हैं एम्बेडेड टैक्सेस, ठीक है, कि बार बार आप टैक्सेस भर रहे हो एक ही चीज़ के ऊपर। इसको बोलते हैं एम्बेडेड टैक्सेस। और कोई ऐसा गुड आप सोचिए कि जिस गुड को मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ इंडिया से, उसके ऊपर अगर एम्बेडेड टैक्सेस लगेंगे, मतलब मुझे उसको एक्सपोर्ट करने के पहले इतने सारे टैक्सेस भरने पड़ेंगे, तो मैं उस गुड को भी उतने ज़्यादा दामों में बेचूंगी ना, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हुए वो महंगे हो गए। अब एक्सपोर्ट्स महंगे होने से हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कब खरीदते हैं, जब उसके प्राइजेस कम हो, ठीक है। जब उसके प्राइजेस कम होंगे तभी तो वो कॉम्पिटिटिव रहेगी। और इस एम्बेडेड टैक्सेस के कारण ये जो चीज़ है एक्सपोर्ट करने वाली वो कॉम्पिटेंट ही नहीं रही, कॉम्पिटिटिव ही नहीं रही। तो इसलिए एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो रहा था, इसीलिए स्कीम लाई गई रॉडटेप। इसमें क्या किया गया कि ड्यूटीज और टैक्सेस जो बार बार लग रहे थे किसी भी एक्सपोर्ट आइटम पे, उसको रिफंड करने की बात की गई। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं इस न्यूज़ में कि जो रिफंड करना है उसके रेट्स क्या होंगे वो हम मई एंड तक बता देंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको बता देंगे कि कितना रेट हम वापस देंगे आपको जो आपने टैक्सेस पे करे हैं उसका, सो दैट एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाए इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, तो देखो ये रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये पूरी न्यूज़ है, ये स्कीम है। इसमें क्या है, एक्सपोर्टर्स जो है इंडियन प्रोडक्ट्स जो है इंडियन प्रोडक्ट्स को कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड रेडी करने के लिए ग्लोबल मार्केट में ये स्कीम को लाया गया है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो ड्यूटीज और टैक्सेस एक्स्ट्रा लगते थे उसको रिफंड करने की स्कीम है, सो दैट एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बनाए जा सके। इसने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जो ये जो स्कीम है इसको रिप्लेस किया है। और ये स्कीम क्या थी, ये स्कीम भी एक्सपोर्ट्स को एनहांस करने के लिए थी। 2015 में स्कीम आई थी, लेकिन ये WTO कंप्लाइंट नहीं थी। US ने कई बार इस स्कीम को लेकर WTO में हमारे शिकायत लगाई थी कि ये तो अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं इंडिया वाले। तो इसलिए ये स्कीम को रोककर 2020 में स्कीम खत्म हो गई और अब ये स्कीम आई है रॉडटेप, ठीक है। तो ये याद रखना है हमको, और इसमें जो टैक्सेस वगैरह जो है इसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्चुअल करेंसी। ये एक वर्चुअल करेंसी है विच इज़ सेंट्रलाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफिक इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। तो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में पहली स्टेटमेंट है कि ये एक वर्चुअल करेंसी है,
सेंट्रलाइज्ड है और क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक से प्रोटेक्टेड है। तो ये स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं बता देती हूँ क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक्स क्या होती है। इंक्रिप्शन यानी कि कोई भी चीज़ को कोडेड फॉर्म में कहना, ठीक है। जैसे अगर मेरा नाम मयूरी है तो मैं मयूरी की जगह एम की जगह ए यूज़ करूँ, ए की जगह बी यूज़ करूँ। इस तरह से अगर मैं अपने नाम को किसी कोडेड फॉर्म में लिखूँ तो इसको बोलेंगे इंक्रिप्शन, ठीक है। इसको मैं ए बी लिख दूँ तो इसको बोलेंगे इंक्रिप्शन। तो इस तरह से इंक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ करके ये जो करेंसी है ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। सेंट्रलाइज्ड और वर्चुअल करेंसी ये बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कि गलत है। वर्चुअल करेंसी है, सही बात है। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, सही बात है, लेकिन डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इसको कोई एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती, कोई रेगुलेशन नहीं है इसके ऊपर, कोई फिजिकल बैकिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ इसकी जो है थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और ये किसका यूज़ करती है, क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो देखो इसमें बिटकॉइन, इथेरियम एंड रिपल आर फ्यू नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये स्टेटमेंट सही है। ये जो बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल ये सब क्या है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। बाकी सब सही है फर्स्ट स्टेटमेंट में, और सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली 2। ओके, बी ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ पे। ओके अब देखो क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ में थी क्योंकि इन्होंने कहा है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेटअप करना क्रिप्टो करेंसीज के लिए और क्रिप्टो असेट्स के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा। और ऐसा किसने कहा है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा है कि हार्ड टू सेटअप अ बॉडी टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। तो देखो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है, वर्चुअल डिजिटल करेंसी है, ठीक है। और ये जैसे हम बाकी सारी करेंसीज को यूज़ करते हैं उसी तरह यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई सेंट्रल बैंक नहीं है जो रेगुलेट कर सके या जो इसको एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज्ड है ये, ठीक है। डिसेंट्रलाइज यानी कोई रेगुलेट नहीं करता। क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना कि कोई एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है सेंटर में। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो समझो 10 पार्टीज के पास ये कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है, तो 10 की 10 पार्टीज के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन होगा, किसी भी, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, तो सभी पार्टीज को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर का काम करती है, ओपन लेजर का काम करती है, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ओके। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कई सारे फायदे और नुकसान हैं, इसलिए ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। और आजकल एक और क्रिप्टो करेंसी चल रही है जिसका नाम है डॉज कॉइन। आपने सुना होगा एलन मस्क ने डॉज कॉइन के बेसिस पे एक पूरा लूनर मिशन तैयार कर लिया है जो 2022 में भेजने भी वाले हैं वो, जिसको उन्होंने नाम दिया डॉज 1। और ये डॉज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और ये आप आई डोंट नो इफ़ यू विल बिलीव, ये एक मजाक के तौर पे स्टार्ट की थी इसके जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने। और उनको था कि चलो क्रिप्टो करेंसी, तब बिटकॉइन बहुत न्यूज़ में थी 2008-9 में, 2013 की शायद बात है, बिटकॉइन तब बहुत न्यूज़ में थी। तो ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आ रही थी उस टाइम पे। तो ऐसे ही डॉज कॉइन उसके क्रिएटर्स ने लॉन्च कर दी, ऐसी माहौल को लाइट करने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्रोग्रेस हो जाएगा इस करेंसी का और इतना पैसा कमाएगी ये करेंसी। तो डॉज कॉइन जो है उसको लेकर इसीलिए न्यूज़ में भी थी बहुत। तो डॉज कॉइन क्या है, एक तरह की क्रिप्टो करेंसी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। नाउ मलेरकोटला रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड एट। तो ये मलेरकोटला एक जगह का नाम है, ये कहाँ लोकेटेड है ये पूछ रहे हैं आपसे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या हिमाचल। तो इसका आंसर है पंजाब, क्योंकि पंजाब का 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है मलेरकोटला, ठीक है। तो एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है पंजाब में जिसका नाम है मलेरकोटला, और ये पंजाब का नया डिस्ट्रिक्ट है, बस इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ न्यूज़ में इसके बारे में है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएम किसान स्कीम के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है, सही स्टेटमेंट है। एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आइडेंटिफिकेशन की, बेनिफिशरीज के आइडेंटिफिकेशन की जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये बोल रही सेकेंड स्टेटमेंट, जो कि गलत है। देखो मोस्टली याद रखना कि जो भी स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि मोस्टली बेनिफिशरीज स्टेट गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करेंगी या फाइंड आउट करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी। तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट इज सही, वन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट,
ओनली वन। ओके, ऑप्शन नंबर ए। सो पीएम किसान स्कीम जो है ये न्यूज़ में थी क्योंकि बंगाल के फार्मर्स को अब बेनिफिट मिलेगा पीएम किसान स्कीम का। और यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने कई बार, तो जो यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था कि सेंटर जो है डिले कर रहा है ट्रांसफर को, तो अब ये चीज़ जो है पीएम किसान स्कीम अब प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होगी बंगाल फार्मर्स के लिए। ये पूरी न्यूज़ थी। तो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर नहीं है कि किसने किसको क्या कहा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पीएम किसान स्कीम क्या है। तो देखो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि जो जिसमें फंडिंग जो है वो पूरी की पूरी सेंटर देगा, स्टेट इसमें कोई फंडिंग नहीं देगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर और स्टेट दोनों की भागीदारी होती है फंडिंग में। तो 100% फंडिंग यहाँ पे सेंटर देगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है। सेंटर जो है यहाँ पे 6,000 रुपये पर ईयर देगा हर फार्मर को, ठीक है। जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, लैंड होल्डिंग फार्मर्स को देगा ये 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में, 2,000 2,000 2,000 करके। ओके, और साइज ऑफ लैंड होल्डिंग के इररिस्पेक्टिव, मतलब कितना भी लैंड हो उनके पास, उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये जो स्कीम है ये सप्लीमेंट करेगी फाइनेंशियल नीड्स को स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के, ठीक है। और इसका आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा बेनिफिशियरीज का? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया जो मोस्टली सेंट्रली एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है, मोस्टली जितनी भी स्कीम्स आप पढ़ोगे उसमें जो आइडेंटिफिकेशन होता है बेनिफिशियरीज का, स्टेट करता है। तो ये चीज़ याद रखना। ओके, अनटिल एंड अनलेस अलग से दिया हो तो तब तक ये समझ लेना कि अगर अलग से नहीं दिया है कि कौन आइडेंटिफिकेशन करेगा, सेंटर करेगा क्या, तब तक स्टेट ही करता है जनरली। ओके, तो ये पूरा हमारा इशू था पीएम किसान स्कीम के बारे में। आज के हमारे सारे टॉपिक्स हो गए हैं। मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में बता दूं, वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा 18 एलिफेंट्स की डेथ हो गई असम में, ठीक है, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइटनिंग के कारण एलिफेंट्स की डेथ हो गई, 18 एलिफेंट्स मर गए हैं असम में, एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज वाइल्ड लाइफ लॉस। ओके, तो इसीलिए आज एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, या हिंदू में है शायद, हिंदू में है, इंडियन हिंदू में है, एलिफेंट्स के बारे में, कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और उसमें बताया गया है कि किस तरह से, कितने रेट से एनिमल्स जो हैं, स्पेशली एलिफेंट्स जो हैं, उनकी डेथ्स हो रही हैं रेलवे से टकराने के कारण, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। तो दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, ठीक है, क्योंकि अब प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गई है तो मेंस पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो मेंस के लिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो टॉपिक है आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।